हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यार तुम लोग इतना ज़्यादा प्यार दे देते हो ना, कभी कभी मुझे शक होने लगता है कि यार अब मैं करूं क्या। मतलब तुमको मैं एक लेक्चर पढ़ाया तो दूसरे लेक्चर में तुम मतलब भर भर के वो आ गए, भैया वो बनाओ और बनाओ और बनाओ। पता नहीं कहाँ से मेरे से ज़्यादा मतलब मेरे से पढ़ने में तुम लोग को इंटरेस्ट आता है। यार मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, ठीक है, और तुम लोगों ने बोला कि भैया आप जो भी पढ़ाते हो समझ में आता है, तो सोचो मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम निकाल करके मैं ये सब्जेक्ट को आपको क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसके सभी वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट पर जा करके इसके सभी वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। वहां पर जा करके देख लो, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2, अब ये है पार्ट 3। अब मुझे कुछ याद आ रहा है भैया। बोल दो, यही अदा की तो फैन है आपके यहाँ। अब मुझे कुछ याद आ रहा है। मुझे याद ये आ रहा है कि जब अफ्रीका में यूरोपी घुस आए थे, है ना, उन पर राज करने के लिए, तो वहाँ पे अफ्रीका के लोग मवेशी पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो जो यूरोपी थे, यूरोपी ने क्या किया, उसी दौरान एक रिंडर पेस्ट नामक बीमारी आ जाती है, ठीक है। पीछे का कुछ रिकॉल करें आपके साथ। खदान था अफ्रीका में, ये लोग जाके कब्जा कर लिए, ठीक है। वहां पर क्या किए, वहां पर कानून बनाने लगे, प्रताड़ित करने लगे, ठीक है। तो वहीं देखते देखते क्या हुआ चाचा, है ना, चाचा तुम लोग हो, ठीक है। हाँ, मुझे ना कह देना, नहीं बहुत पीटूंगा। कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चे चाचा लिख देते हैं, हमें हम तुम्हारे चाचा हैं, तुमको कैमरा में घुस के 2 तमाचा मारेंगे, सर फूट जाएगा, ठीक है। चलो, रिंडर पेस्ट नामक जो बीमारी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसके पहले जब हम लोगों ने देखा था अफ्रीका वगैरह का सीन कुछ था, है ना। रिंडर पेस्ट पे आते हैं, कम बैक टू पॉइंट। रिंडर पेस्ट, ये बीमारी क्या होती है? रिंडर पेस्ट बीमारी जो होती है वो मवेशियों में होती है। किसमें? मवेशियों में। जो चौपाई जानवर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये बीमारी होती है। मवेशियों के अंदर ये बीमारी होती है रिंडर पेस्ट, ठीक है। तो रिंडर पेस्ट जो बीमारी थी ना, वो फैली कब? तो वो 1890 में, ठीक है, 1890 में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी फैली और अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के सभी मवेशी मर गए, ठीक है। सभी जो मवेशी थे अफ्रीका के अंदर, जिन जिन मवेशियों से लोगों का घर चलता था, गुजर बसर होता था, वो मवेशी वहां पर क्या हुए, तो वो मवेशी मर गए, ठीक है। इसको ये बताया जाता है कि ये बीमारी जब फैली ना, तो लगभग 90% मवेशियों को मारा। 90% मवेशी को मारा, है ना। यानी कि यदि ये बीमारी फैलना शुरू हुई तो 100 मवेशी हैं तो उसमें से 90 मर जाएंगे, 10 ही केवल बचेंगे। तो तुम सोच सकते हो, जब ये मवेशी धीरे धीरे ऐसा कुछ चलता रहा, 90% मवेशी मारे गए। ये कब फैली थी? 1890 के दशक में फैली थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यूरोपीय शासन को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, जो यूरोप के लोग यहाँ पर राज कर रहे थे अफ्रीका के अंदर, ये बीमारी कहाँ फैली? अफ्रीका के अंदर। तो यहाँ पे जो यूरोपीय शासन था ना, यूरोपीय शासन, यूरोप के लोग यहाँ पे शासन करने आए थे, तो यूरोपीय शासन को मजबूत बनाने के लिए, हेड मतलब ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, तो यूरोपीय शासन को मजबूत बनाने के लिए अफ्रीकियों को, जो अफ्रीकन लोग अपने मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड थे, अफ्रीकियों को श्रम बाजार में उनको धकेल दिया, ठीक है। इसी शासन को मजबूत बनाने के लिए जो अफ्रीका के लोग थे ना, उनको श्रम बाजार में धकेल दिया, ठीक है। और वहां पे बागान के मालिकों, खान के मालिकों और औपनिवेशिक सरकार ने बचे पशुओं पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। यानी कि अब यहां पर अफ्रीका के अंदर पूर्ण कब्जा हो गया, ठीक है। क्या हो गया? तो अफ्रीका के अंदर पूर्ण कब्जा हो गया। तो कब्जा किसका था? वो कब्जा था यूरोपीय लोगों का, ठीक है। क्योंकि अब यहां पे देखो, मवेशी पर सभी लोग टिके थे, है ना, मवेशी पर पूरे अफ्रीकी लोग निर्भर थे। अब अफ्रीकी लोगों के पास मवेशी मर गए तो उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा था, ठीक है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन था कि जो यूरोपीय शासन है,
ठीक है, जो यूरोप आया है यहाँ इनके पास राज करने, अब चुपचाप ये उसी की बात मान ले, नहीं तो ये उनको उठा के वहां से हटा देगा। ठीक है, तो अब ये लोग क्या किए, ये लोग भैया बोले चलो ठीक है चाचा, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इनके पास एक ही विकल्प बचा था, यूरोपियों के लिए काम करना। ठीक है, अब ये लोग अपना यूरोपी लोग आए यहाँ पर, इनसे काम करवाने लगे। ठीक है, काम चलता गया। अब आते हैं हम लोग अपने भारत में। ठीक है, अपनी तरफ थोड़ा सा लौट के आते हैं और अपने भारत पर नजर डाल के देखते हैं यहाँ पे क्या सीन था। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि भारत से अनुबंधित श्रमिक जाते थे, उनको ले जाया जाता था, है ना। भारत से अनुबंधित श्रमिक का जाना, भारत से जो थे वो अनुबंधित श्रमिक थे। अनुबंधित श्रमिक यहां से जाते थे, इनको बोलते थे गिरमिटिया। ठीक है, क्या बोलते थे, गिरमिटिया। ठीक है, जो ये अनुबंधित श्रमिक थे ना, इन्हीं को बोलते थे गिरमिटिया। तो भारत से ही ये अनुबंधित श्रमिक जाते थे। तो ये क्या होता है, भारत से अनुबंधित श्रमिक का मतलब क्या होता है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अनुबंधित श्रमिक का मतलब क्या होता है, गिरमिटिया क्या होता है। तो देखो आपको बता दें, अनुबंधित श्रमिक का मतलब यह होता है कि किसी मजदूर को निश्चित समय अवधि के लिए, ठीक है लिख लेना इसको, कि किसी मजदूर को निश्चित समय अवधि के लिए, ठीक है, तो किसी मजदूर को एक निश्चित समय अवधि के लिए भाड़े पर, है ना, भाड़े पर किसी देश में ले जाना, या मजदूर उस देश में जाता है तो उसको अनुबंधित श्रमिक कहते थे, उसको गिरमिटिया बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, गिरमिटिया बोलते थे। अब देखो क्या होता है, अब बात आती है 19वीं शताब्दी की। ठीक है, देखो ये बहुत बड़ा डाटा है, इसको आप लोगों को याद करना चाहिए। ठीक है, ये चीजें ना आपको हमेशा याद करनी चाहिए। कहते हैं कि जो लोग जमीनी स्तर से उठते हैं ना, जो लोग जमीन से उठे हुए लोग हैं ना, उनको जमीन की औकात पता होती है। तो हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, है ना। जैसे आज बहुत से ढेर सारे लोग हैं ना, वो अपने को बोल देते हैं। जैसे कहीं पर मैं गया ना, तो मेरा बड़ा सिंपल सा नेचर है, बहुत सिंपल, है ना। कभी तुम लोग मुझसे मिलोगे ना, सच बताऊँ, मास्क लगा के तुम्हारे बगल में खड़ा रहूँगा ना, तो फिर पता नहीं चलेगा, इतना समझ लो, इतना सिंपल नेचर है मेरा। ठीक है, कभी कभी लोग मेरे को बोल देते हैं कि यार, है ना, इतना पैसा, ये करता है, वो करता है ना, सही से कपड़े नहीं पहनता, ये नहीं। यार पता है, दिखावा नहीं है अपने अंदर, दिखावापन नहीं है कि मैं लोगों को दिखाऊं। जितनी मेरी औकात है उतनी है। ठीक है, जो है वो रियल है, अपने को दिखावा नहीं है। ये कमाते हैं 20,000 रुपये, 30,000 की घड़ी पहन लें। जो अपने पास बाइक है वो है। काफ़ी लोग मेरे को बोल भी देते, तो अब कभी कभी दुख हुआ करता था, लेकिन अब दुख नहीं होता है। ठीक है, ये सब लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी के लिए अपन नहीं होते। अपनी जमीन, जो जमीनी स्तर से व्यक्ति उठा होता है ना, कभी भी वो अपनी औकात नहीं भूलता है। जिसको सारी चीज़ें सफलता ना, जिसको पकी पकाई मिल जाती है ना, जैसे किसी ने अपने फादर का बिजनेस संभाल लिया, ऐसे करके बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो वो लोग ना सफलता की कद्र नहीं करते हैं, मिली हुई चीज़ों की कद्र नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों ने, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने खुद अपना ये फैन बेस बनाया। मुझे पढ़ाना पसंद था, मैंने स्ट्रगल किया, मैंने मेहनत किया, 2 साल तो कम से कम मैंने प्रैक्टिस किया है पढ़ाने की, तब जा करके मैं इस स्टेज पे आया, तब जा करके मैं पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, कहते हैं, देखो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, मेरी जो अभी की सफलता है ना, अभी की सफलता दुनिया देख रही है ना। अभी अभी मेरे को लोग बोलते हैं ना, अभी कभी भी कहीं चला जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि यार इसके पास बहुत पैसा है, यार इसका स्टूडियो कम से कम 2-3 लाख रुपए का है। लोग बोलते हैं ऐसा, यार ये पता नहीं कितने बड़े बड़े कैमरा लेकर के घूमता है। लेकिन उसके पीछे की जो असलियत है ना, वो किसी को नहीं पता, वो सिर्फ आप लोगों को पता है। जितना मैंने मेहनत किया, जितना मैंने स्ट्रगल झेला ना, किसी को नहीं पता। कोई स्ट्रगल नहीं देखता है, लोग सफलता देखते हैं, लोग परिणाम देखते हैं। ठीक है,
उस परिणाम के पीछे आप कितना मेहनत कर रहे हो ना, कितनी कोशिशें कर रहे हो ना, वो नहीं देखते हैं। कहते हैं लोग कोशिशें नहीं परिणाम को सलाम करते हैं। इसलिए कोशिशें करो। कब तक करो? जब तक आपको परिणाम मिल ना जाए। 19वीं शताब्दी के अंदर क्या होता है? तो 19वीं शताब्दी के अंदर एक बड़ा बूम आता है, और वो बूम ये होता है कि भारत और चाइना से लाखों मजदूर, ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंदर भारत और चाइना से क्या होता है? लाखों मजदूर क्या कर जाते हैं? अनुबंधित श्रमिक के रूप में दूसरे देश चले जाते हैं काम करने के लिए। दूर दूर के देश, ठीक है, दूर दूर के देश वो लोग चले जाते हैं, वहां पर वो लोग काम करते हैं, ठीक है। वहां पर काम क्या करेंगे? तो जो ये मजदूर जाते थे वहां पर कोई बागानों में काम कर रहा है ना, कोई रेलवे बन रहा है, रेलवे निर्माण हो रहा है, वहां पर काम कर रहा है, कोई सड़क का निर्माण हो रहा है तो वहां पर वो काम कर रहा है। ऐसा कुछ सीन वहां पर हुआ करता था, ठीक है, ऐसी चीजें वहां पर होती थी, तो वहां पर ये लोग जाते थे, अपना काम करते थे, ठीक है। अब देखो, अगर देखा जाए कि भारत के है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश से, फिर बिहार से लोग जाते थे, फिर आपका आ गया मध्य प्रदेश से, ठीक है, तमिलनाडु से, तमिलनाडु के कुछ सूखे इलाके से, है ना, तमिलनाडु के सूखे इलाके से, लिख लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि यहां पर अब खाने को कुछ बचा नहीं। जब खाने को कुछ बचा नहीं तो लोग यहां पर रह के क्या खाएंगे? लोग जीवन कैसे जिएंगे अपना? तो ये लोग अनुबंधित श्रमिक के रूप में चले जाते थे, ठीक है, काम करने के लिए। क्यों जाते थे? क्योंकि पता है इनको एजेंट मिलते थे। देखो ये पूरा जो हिस्ट्री है ना, सोशल साइंस है ना, ये कहानी है, ठीक है, ये कहानी है। इनको ले कैसे जाया जाता था पता है तुमको? इनको ले जाने के लिए एक हरामखोर इंसान होता था, और उस हरामखोर इंसान को हम बोलते हैं एजेंट, ठीक है। तो एजेंट क्या करता था? तो एजेंट इन श्रमिक मजदूरों को भड़काता था, है ना, बहलाता था, फुसलाता था, सोना बाबू करता था कि बाबू चलो वहां पे तुमको इतना पैसा मिलेगा, है ना, तुमको ये काम मिलेगा, वो काम मिलेगा, वहां बहुत बड़ा घर मिलेगा रहने के लिए, इतना काम करना पड़ेगा, कम काम करोगे बहुत पैसा मिलेगा तुमको। इस तरीके एजेंट बहलाते फुसलाते थे। किसको? उनको बोलते अनुबंधित श्रमिक को। तो इनको ले जाते थे वहां पर, ठीक है, बहला फुसला करके ये एजेंट दूसरे देश ले जाते थे। दूसरे देश कहाँ? जैसे आपका ये ऑस्ट्रिया हो गया, अफगानिस्तान नहीं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, बहुत आउटर इलाके में जहां काम चल रहा होता है, ठीक है, वहां पर इनको ले जाया जाता था, ठीक है। फिर क्या होता था? वो एजेंट क्या करते थे? वो एजेंट श्रमिक से नहीं बताते थे कहाँ जाना है, ठीक है, कहाँ का वीजा मिलेगा। वो एजेंट श्रमिक से नहीं बताते थे कि तुमको वहां पर काम क्या करना होगा। वो एजेंट श्रमिक से नहीं बताते कि तुमको पैसा कितना मिलेगा। वो एजेंट श्रमिक से, इन लोगों से नहीं बताते थे कि तुमको हम ले कैसे जाएंगे, कुछ भी नहीं बताते थे, खाली उनको बहला फुसला करके ले जाया जाता था, बस। फिर क्या हुआ? ये जो अनुबंध व्यवस्था थी ना, ये जो इन भारत से श्रमिक ले जाते थे ना, इसको बोलते हैं अनुबंध, अनुबंध व्यवस्था। ये अनुबंध व्यवस्था धीरे धीरे दास प्रथा में बदलने लगी, ठीक है। कौन सी दास प्रथा? नई दास प्रथा। नई दास प्रथा मतलब बहला फुसला कर लिवा ले जाना, फिर वहां पर उनका क्या करना, वापस आ रहे हैं वो मजदूर, नहीं आ रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, बस उनको बहला फुसला के ले गए। तो ये नई दास प्रथा के रूप में ये व्यवस्था इसको बोली जाने लगा, अनुबंध व्यवस्था को ही नई दास प्रथा बोला जाने लगा, ठीक है। क्यों क्यों इसको पता है? इसको 1912 में इसको खत्म कर दिया गया। अनुबंध व्यवस्था को याद रखना, 1912 में खत्म कर दिया गया। क्यों किया गया? तो अनुबंध व्यवस्था को 1912 में इसलिए खत्म किया गया क्योंकि श्रमिकों का या मजदूरों का जो यहां से ले जाते थे, है ना, मजदूरों का खूब शोषण होता था, ठीक है, खूब मजदूरों का शोषण होता था, इसलिए ये व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। कब? 1921 ईस्वी में। सोचो, ये एजेंट ले जाता था, जिस देश में रहता था चाचा, उस देश में काम भी करता था, पैसा भी समय से नहीं मिलता था, रहने खाने कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ पे उन लोगों का बहुत शोषण होता था, तो इसलिए क्या था, इसलिए इसको खत्म कर दिया गया। एक अफ्रीकन खिलाड़ी हैं, आप लोग सुन रखे होंगे, शिव नरेन चंद्रपाल करके, ठीक है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, शिव नरेन चंद्रपाल,
ये अफ्रीकन है, इंडियन नहीं है। और एक राम नरेश सरवन है, राम नरेश सरवन, नाम इंडियन लग रहा है ना? हाँ है। ये लोग इंडियन थे, अफ्रीका में गए काम करने के लिए, फिर वहीं पे ये रह गए। ठीक है, ये लोग थे इंडियन। इसके बाद आओ, इसके बाद एक चीज आता है एम्पोरियम खोलना। एम्पोरियम खोलना धीरे धीरे देखा गया कि जो कोई देश है, देश में पहले व्यापार किससे होता था? तो वो होता था जल मार्ग में। ठीक है, तो जल मार्ग में क्या होता था? जल मार्ग में होता था बंदरगाह। धीरे धीरे सभी लोग ना, सभी देश बंदरगाहों के पास, सभी देश है ना, बंदरगाह पर एम्पोरियम खोलने लगे, है ना। सभी देश क्या करने लगे? बंदरगाह पर एम्पोरियम खोलने लगे। ये एम्पोरियम क्या होता है? तो यहां पर लोगों को ऋण दिया जाता था, पैसा दिया जाता था ब्याज में। ठीक है, पैसा दे दिया जाता था उनको काम करने के लिए, काम करवाया जाता था। एम्पोरियम मतलब एक प्रकार का बैंक था, है ना, कर्ज देता था। क्या था? कर्ज देता था, उसको बोलते हैं एम्पोरियम, कर्ज देना, वो था एम्पोरियम। तो धीरे धीरे एम्पोरियम खुलने लगे। और इसमें यह बताया जाता है कि 1870 के दशक में दुनिया भर के बंदरगाहों में बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए गए। ठीक है, 1870 के दशक में दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े बंदरगाह हैं, ठीक है, वहां पर एम्पोरियम खोल दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर जरूरत थी, वहां पर लोगों को पैसे की जरूरत थी। आज भी पैसे की बहुत कम जरूरत है, लेकिन उस समय पैसे की जरूरत थी। उस समय पैसे की जरूरत वास्तव में थी, उस समय पैसे की जरूरत वास्तव में थी, लोगों को चाहिए था पैसा। ठीक है, अब आते हैं भारतीय व्यापार के बारे में, अब डिस्कस करें हम लोग, है ना। किसके बारे में? भारतीय व्यापार के बारे में। तो देखो, भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था, तो इसको मैं मिटा दूं, इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम लोग देखेंगे भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। तो देखो, भारत से क्या था? भारत में कपास का उत्पादन होता था, है ना, कपास। तो भारत से कपास जाता था कहां? ब्रिटेन। ठीक है, तो जब भारत के जो व्यापार कब डगमगाया? जब ब्रिटेन ने कपास पर रोक लगा दिया। ठीक है, तो चीज हो रहा था, ब्रिटेन ने क्या किया? तो ब्रिटेन ने कपास पर रोक लगा दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर भी कपास अब बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगा। जब ये रोक लगा दिया, तब आयात पर रोक लगा दिया, तब भारतीय व्यापार ना बदला, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा ही। ठीक है, लेकिन जो औद्योगिकीकरण हुआ, है ना, ब्रिटेन के अंदर औद्योगिकीकरण हुआ। औद्योगिकीकरण के बाद ब्रिटेन खुद से कपास बनाने लगा था। ब्रिटेन के अंदर कपास का उत्पादन बहुत तेजी मात्रा में होने लगा था। देखते ही देखते जो भारतीय कपड़े थे, मेरे हाथ में क्या चिपक रहा है, एग्जैक्ट पता नहीं क्या दिक्कत कर, है ना। देखते देखते जो भारतीय कपड़े थे वो अन्य देशों के साथ स्पर्धा कर रहे थे। जो कपास था, है ना, जो यहाँ पर भारतीय कपड़े बनते थे ना, वो उनको अब पहले वो सीधे बनते थे, ब्रिटेन भेज देते थे, लेकिन अब अन्य देशों के साथ स्पर्धा होने लगा, है ना। अन्य देशों के साथ उनका माल बिकने लगा, अन्य देशों के साथ उनको टक्कर लेना पड़ा। ठीक है, जब ये टक्कर लेना पड़ा, तो ये बात है सन 1800 की। सन 1800 के आसपास जो निर्यात है सूती कपड़े का, वो 30% था। ठीक है, 1800 के आसपास सूती कपड़े का निर्यात, ठीक है, वो 30% का था, समझना, 30%। धीरे से जब ये डेट और आगे बढ़ा, 1815 आया, तब यही सूती कपड़े का जो निर्यात था, निर्यात मतलब बाहर भेजना यहां से वहां, ठीक है, वो पहुंच गया 15%। 15%। अब बात आती है 1870 के दौरान, वही सूती कपड़ा पहुंच जाता है 3%, यानी कि गिरावट आ रही है, व्यापार में गिरावट आ रही है।
इधर ये सूती कपड़े का दाम गिर रहा था, लेकिन उधर कच्चे माल का दाम बढ़ रहा था। जो कच्चा माल था, ठीक है, वो कह रहे प्रोडक्ट बना के मत दो, कच्चा माल दो, तुम्हें बनाएंगे हम। जो कच्चा माल था ना, कच्चा माल का दाम घट रहा था, यानी कि कच्चे कपास, यहां पे कच्चा माल क्या था, कच्चे कपास, है ना। कच्चे कपास की यदि बात देखी जाए तो वो 1812 से 1871 के दौरान, 1812 से 1871 के बीच उसका निर्यात 5% से बदलकर 35% चला गया। सोच सकते हो, है ना, 5% से सीधे 35% चला गया किसका, कच्चे माल का दाम, ठीक है। तो यहां पे क्या था कि कच्चे माल का निर्यात लगातार बढ़ रहा था, लेकिन जो निर्मित वस्तुएं थी, निर्मित वस्तुएं का दाम लगातार घट रहा था, ठीक है, निर्यात घट रहा था। बात कुछ ऐसी है कि 1820 के अंदर, इसी डेट के बीच में आता है 1820। तो 1820 के अंदर क्या होता है, 1820 के अंदर भारत के पास खूब ढेर सारी अफीम थी, है ना, अफीम। तो भारत इस अफीम को चाइना भेजता था, है ना। भारत इस अफीम को, बड़ी मात्रा में अफीम को चाइना भेजता था, और चीन अफीम के बदले में चाय और अन्य वस्तुएं देता था, है ना। चीन अफीम के बदले में क्या देता था, तो अफीम के बदले में चाय और अन्य वस्तु देता था। सोचो, भारत से अफीम जाता था चाइना, ठीक है, और चीन उसके बदले में हमें चाय देता था और अन्य वस्तु दे दिया करता था। चीन पहले से होशियार था, वो कोई आज का हरामी आदमी नहीं है, वो पहले से होशियार था, है ना। कोई वर्ड यदि मैं गलत बोल जाऊं मजाक मजाक में तो मुझे माफ कर देना, है ना, दिल से माफ कर देना बाबू। अब आता है महायुद्ध। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, इसी बीच महायुद्ध होता है ना, बहुत बड़ा पॉइंट है, लिख लो। महायुद्ध के बीच अर्थव्यवस्था। सोचो, अब महायुद्ध होने वाला है, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ नहीं करवाने वालों, तो सोच लो यहीं करवाने वाले, मजा आ जाएगा, हम भी देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं बताने वाला हूँ क्या क्या हुआ था वहां पे, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध, महायुद्ध क्या था, तो था प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से आपका 1919 चला था, है ना, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक ये युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, तो मानव सभ्यता की इतिहास का सबसे भीषण युद्ध रहा है प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध ना दो देशों के बीच में हुआ था, ठीक है, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां, यूरोप के दो देशों के बीच लड़ा गया। मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां। यदि पूछा जाए मित्र राष्ट्र के अंदर कौन देश थे, तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। मित्र राष्ट्र के अंदर थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। लेकिन अगर केंद्रीय शक्तियां की पूछा जाए तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमान तुर्की, है ना, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमान तुर्की, ये तीन देश थे। अब पूछा जाए इसमें से जीत किसकी हुई, तो जीत मित्र राष्ट्र की हुई दोनों बार। ये प्रथम विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध भी चला, लेकिन दोनों बार जीत किसकी हुई, मित्र राष्ट्र की हुई, ठीक है। लेकिन मित्र राष्ट्र में देश बदल गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ बहुत भारी भरकम में, है ना, हथियारों से यहाँ पे लड़ाई किया गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये लड़ाई, यहाँ पे पता है लगभग लाखों लोग मरे थे और असंख्य लोग घायल थे,
सोचो, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरा देश लड़ा, लाखों लोग मरे और असंख्य लोग घायल हो गए थे, है ना। गला बहुत दर्द है, मैं सिर्फ पानी पी लेता हूँ। तो जब युद्ध के दौरान की जब बात थी ना, तो अमेरिका जो था, अमेरिका तो देखो इसमें था नहीं, है ना। पानी पी लो तो बताऊं। गर्मी ने हालत खराब करके रखा है। इधर हो रहा था युद्ध, है ना। तो अमेरिका पहले कर्जदार था, समझना, अमेरिका पहले कर्जदार था, लेकिन अब अमेरिका कर्जदार से कर्ज दाता बन गया। समझ रहे हो, पहले अमेरिका खुद कर्जदार था, लेकिन अब अमेरिका कर्जदार से कर्ज दाता बन गया। ठीक है। तो युद्ध के समय क्या होता है, देखो युद्ध के समय चीजों की मांग बढ़ती है, उत्पादन बढ़ जाता है। युद्ध हो रहा है, रोजगार बढ़ गया, लेकिन जब युद्ध कम हुआ तब क्या हुई, मांग घट गई। जो चीज की मांग थी, औद्योगिकरण जैसे मांग थी, भैया बारूद लाओ बारूद लाओ, बारूद की मांग युद्ध के बाद कम हो गई, बारूद का उत्पादन कम किया गया और रोजगार भी घट गया। ठीक है। देखो, तो जो विश्व युद्ध था ना, यहां पे समझ लो खाली, विश्व युद्ध के पहले गेहूं का निर्यात ना पूर्वी एशियाई और यूरोप करते थे, है ना। युद्ध के पहले जो गेहूं का निर्यात था ना पूरे, है ना, विश्व बाजार के अंदर, वो पूर्वी एशियाई और यूरोप करते थे। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, तो ये पूर्वी एशियाई और यूरोप ने क्या किया, इन्होंने किया औद्योगिकीकरण के ऊपर बारूद आरूद बनाने लगे, युद्ध का सामान बनाने लगे। गेहूं का निर्यात कम हुआ, समझना, गेहूं का निर्यात कम हुआ। जब ये गेहूं का निर्यात कम हुआ ना, तो उधर कनाडा और अमेरिका बैठे थे, वो दोनों लोग देखे टुकुर टुकुर, अच्छा गेहूं का सीन ऐसे चल रहा है, वो गेहूं उत्पादन शुरू कर दिए। जब वो गेहूं उत्पादन शुरू किए, ठीक है, धीरे धीरे करके, जब ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो फिर पूर्वी एशियाई और यूरोप फिर गेहूं का उत्पादन शुरू, फिर दोनों लोग, कनाडा, अमेरिका, पूर्वी एशिया, यूरोप, दोनों अपना गेहूं लेके गए विश्व बाजार के अंदर। विश्व बाजार के अंदर जब ये गेहूं बेचते हैं दोनों लोग, तो बताओ रेट कम होगा कि नहीं, उत्पादक को हानि होगी कि नहीं, बताइए। जब ये बेचेंगे तो उत्पादक की हानि होगी कि नहीं, यानी कि अब उत्पादन अधिक है, क्या है, अब क्या है, अब यहां पर उत्पादन अधिक हो रहा है। क्यों, पहले तो खाली पूर्वी एशियाई और यूरोप ही गेहूं पैदा करते थे, लेकिन अब अमेरिका भी पैदा कर रहा है, कनाडा भी पैदा कर रहा है, तो उत्पादन अधिक हो गया। जब उत्पादन अधिक होगा, तब उत्पादक को हानि का सामना करना पड़ेगा। यदि किसी चीज का उत्पादन अधिक हो जाए तो उत्पादक को हानि होती है कि नहीं, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। जैसे कोई बच्चा इसमें से होगा, रूरल एरिया से, गांव की तरफ से होगा, तो वही जानता होगा कि अगर किसान का सामान या किसान का गेहूं है, प्याज है, लहसुन है, वो अगर ज्यादा मात्रा में हो गई ना, तो वो भगाई जाती है, वो खराब हो जाती है, उसको खराब कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो बिकती ही नहीं है। यानी कि उत्पादन अधिक हुआ तो उत्पादक को हानि हुई, समझ रहे हो। इसलिए खेती में कहते हैं ना, जितना ज्यादा पैदा भी नहीं होना चाहिए, नहीं ज्यादा पैदा हो जाएगा ना तो वो बिकेगा भी नहीं सही से। ठीक है, ये चीज समझ रहे हो कि नहीं आप लोग। जब जब उत्पादन अधिक होगा तब तक उत्पादक हानि होगी। ये चीज गेहूं का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे सकता हूं, और पता है कौन सा दे दूं, और एक एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड का। हेनरी फोर्ड का, हेनरी फोर्ड ने क्या किया, हेनरी फोर्ड ने सबसे पहले, है ना, जैसे अगर हम किसी चीज का बड़े पैमाने में उत्पादन करते हैं, ठीक है, बड़े पैमाने में उत्पादन करते हैं, तो हेनरी फोर्ड ने क्या किया कि युद्ध के दौरान अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो बढ़ी, क्योंकि वो कर्जदाता बन गया, है ना, वो कर्जदार नहीं कर्जदाता बन गया, है ना, कर्ज को देने लगा। ठीक है, अमेरिका कर्जदाता बन गया, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था बढ़ी। तो यहां पे लिख लेना कि विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की अर्थव्यवस्था बढ़ी। और एक फोर्ड मोटर कंपनी है जिसके संस्थापक हैं हेनरी फोर्ड। ठीक है, तो हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन व्यवस्था लागू किया। सबसे पहले असेंबली लाइन व्यवस्था किसने लागू किया, तो वो किए हेनरी फोर्ड ने।
असेंबली लाइन व्यवस्था क्या होता है? लिख लो, असेंबली लाइन व्यवस्था वो होती है जिसमें मजदूरों को या श्रमिकों को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम उनसे करवाया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, मैं हूं असेंबली लाइन व्यवस्था में काम कर रहा हूं, तो अगर मेरा काम है गाड़ी का इंजन बनाना, तो खाली मैं इंजन ही बनाऊंगा। फिर मैं ये नहीं कि डिग्गी भी बनाने चला जाऊं, नहीं, खाली इंजन ही बनाऊंगा। किसी का काम है ग्लास सेट करना, तो खाली ग्लास ही सेट करेगा। तो असेंबली लाइन व्यवस्था मतलब सबका काम बांट दिया गया कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। किसमें? फोर्ड मोटर्स में। तो इससे क्या हुआ? इससे देखो, जब कोई व्यक्ति एक काम को लगातार करेगा ना, तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वो काम को जल्दी जल्दी करेगा, उसमें और मेहनत लगेगी उसको, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जब वो लगातार मेहनत करते करते वो काम को करते गए ना, तो एक टाइम आया, भैया फोर्ड को मना कर दें कि चाचा अब ना काम कर पाओ, तुम मेहनत बहुत करवाते हो, पैसा कम देते हो। फोर्ड ने बोला अच्छा पैसा कम देते हैं? बोला हाँ। चलो ठीक है, तुम्हारा पैसा बढ़ा देते हैं। ओ गजब। बोले कितना बढ़ा दे? बोले दुगुना फोर्ड ने पैसा कर दिया। फोर्ड कंपनी ने दुगुना पैसा देना शुरू कर दिया मजदूरों को, काम करो। अब भैया जब ये बताओ, फोर्ड ने खूब काम करवाया, खूब काम करवाया, ठीक है, फोर्ड कंपनी ने खूब काम करवाया। मैं इधर मिटा के समझा देता हूँ थोड़ा सा, है ना यार, मेरे को गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा, इधर कुछ करना पड़ेगा, पूरा ही मिटा देता हूँ मैं, है ना। वो उधर का सीन था, इधर का आप लोगों को पता ही हो गया है ना, तो इधर का लिख सकते हो। तो जो इधर फोर्ड मोटर कंपनी थी ना, फोर्ड मोटर कंपनी, जो इसके संस्थापक थे हेनरी फोर्ड, इन्होंने ही सबसे पहले असेंबली लाइन, असेंबली लाइन व्यवस्था क्या होती बताओ? कोई एक व्यक्ति है, कोई मजदूर है, वो केवल एक ही काम करेगा, उसी को बोलते हैं असेंबली लाइन व्यवस्था, ठीक है। कोई एक मजदूर है, वो केवल एक ही काम करेगा, उसी काम में वो टिका रहेगा, ठीक है। इसको लिख सकते हो आप लोग, लिख लो कि इसमें मजदूरों को एक ही काम करना होता है पूरा दिन, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे मजदूरों का काम ज्यादा पड़ गया, तो मजदूरों ने काम को छोड़ दिया और कंपनी ने वेतन को दुगना कर दिया, फिर वापस से मजदूर आ गए, ठीक है। असेंबली लाइन व्यवस्था यानी कि मजदूर को पूरा दिन एक ही काम करना होता है, बस, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे जो उत्पादन था ना वो बढ़ गया। किसका? कार का, ठीक है। हेनरी फोर्ड कार बनाती है, फोर्ड कंपनी, ठीक है, फोर्ड कंपनी के मालिक थे हेनरी फोर्ड। इससे उत्पादन बढ़ गया, और जब कार का उत्पादन बढ़ा तो भैया इसको बाजार चाहिए कि नहीं, है ना, इसको व्यापार करना है कि नहीं, अपने कार को बेचने के लिए इसको बाजार तो चाहिए ना, कोई बाजार में तो जाएगा ना जहाँ पे उत्पादन का निर्यात करेगा, ठीक है। तो इसने बाजार खोजा, ठीक है, तो इसने अपने उत्पादन का निर्यात किया। इसने क्या किया, इसने अपने उत्पादन का निर्यात किया, यानी कि जो ये कार बनाते थे हेनरी फोर्ड, उस कार को अब ये निर्यात करने लगे, ठीक है। खड़ा तो करेगा नहीं भैया कि एक जगह खड़ा कर ले, है ना। तो अब इसने क्या किया, इसने पूरे देश में अपने उत्पादन का निर्यात किया, देने लगा, भाई जाओ, बाजार चाहिए ना, गाड़ी बना के घर में खड़ा करेगा का नहीं ना। तो इसने पूरे देश में क्या किया, उत्पादन का निर्यात किया, ठीक है, यानी कि पूरे विश्व में इसने अपनी कार को निर्यात करना शुरू कर दिया। देखते देखते ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, उधर प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो रहा था, इधर ये चीज़ें असेंबली लाइन व्यवस्था चल रही थी, अमेरिका बड़ा हो गया था, है ना। अब धीरे से जब चीज़ों की उत्पादन, देखो उत्पादन यहाँ पे, जैसे मैं गेहूं का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गेहूं का उत्पादन यहाँ पे अधिक हो गया, कार का उत्पादन भी अधिक हो गया, ठीक है। अब आ गई महामंदी, बहुत बड़ा पॉइंट है महामंदी। अब ये समझने वाला पॉइंट है। आप लोग एक चीज कह रहे होगे भैया यदि उत्पादन बढ़ गया है तो मजा आना चाहिए ना, उत्पादन यदि बढ़ गया है तो अब तो मजा आना चाहिए भैया कि उत्पादन अब बढ़ गया है हमारे देश में, हमारे देश के अंदर उत्पादन खूब बढ़ गया है ना, खूब चीजें हमारे देश के अंदर पैदा हो रही हैं। जैसे ये बताओ, जैसे 4 खेत हैं, ठीक है, 4 खेत के अंदर गेहूं हमेशा 1 ही क्विंटल एक खेत पैदा करता था, लेकिन अचानक से एक खेत अब 10 कुंटल पैदा करने लगे, तो 4 खेत कितने कुंटल पैदा करेंगे? 4 खेत पैदा करेंगे 40 कुंटल गेहूं पैदा करेंगे। पहले होता था 4 कुंटल गेहूं,
ठीक है। 4 कुंटल गेहूं कितने में बिकता था? 1000 रुपए में बिक जाता था। लेकिन अब है 40 कुंटल गेहूं, तो 1000 रुपए में नहीं बिकेगा, वो 500 रुपए में उसको कोई नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि अब उत्पादन अधिक हो गया। जब उत्पादन अधिक होता है तो उत्पादक को हानि होती है। जब जब उत्पादन अधिक होगा तब तब उत्पादक को हानि होगी। समझ रहे हो? जैसे प्याज का एग्जाम्पल ले लो। प्याज एक बीच महंगी हुई थी ना, बहुत ज्यादा। क्यों हुई थी? क्योंकि किसान की जो प्याज की उत्पादन थी ना वो कम हो गई थी, इसलिए जो प्याज थी वो महंगी हो गई। ठीक है। लेकिन जब अब देखो, अब की डेट में प्याज खूब है, लेकिन उत्पादक को हानि हो रही है। उत्पादक उतना रेट नहीं मिल रहा है, 10 रुपए 20 रुपए किलो बिक रही है। उस समय प्याज कितने रुपए की थी? वो 70-80 रुपए किलो थी, है ना? समझ सकते हो? तो ये चीज समझ लो। गेहूं के अंदर हुआ ऐसे, बहुत ढेर सारे उत्पादक हो गए। अब भाई जब बहुत ढेर सारी चीजें बन जाएंगी तो उसको खरीदने वाला तो कोई होना चाहिए। बताओ, जब उसको कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तब उसको तुम कहां बेचोगे? ले जाके अपने घर में रख लोगे क्या? खरीदने वाला ढूंढना पड़ेगा ना। कार भी तुम खूब बना लिए, इस तरह गेहूं बन गई, इसी तरह बहुत ढेर सारी चीजें थी ना, खूब बनने लगी, खूब बनने लगी, खूब बनने लगी। इससे क्या हुआ? इससे महामंदी आ गई। महामंदी, अब कोई खरीद ही नहीं रहा, किसी के पास पैसे नहीं। अब आती है महामंदी। तो महामंदी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर महामंदी कब आती है तो ये देख लेना। महामंदी आती है 1929 में महामंदी आगमन होता है ना। महामंदी आराम से हंसते खेलते हुए महामंदी अपना कम बैक करती है, वापस आ जाती है ना। वापस क्या मतलब? पहली बार महामंदी आई थी। महामंदी के अंदर क्या होता है? महामंदी के अंदर पूरे विश्व ने इस महामंदी के संकट का सामना किया। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि उत्पादन, रोजगार तथा व्यापार में भयानक गिरावट। ठीक है। उत्पादन, है ना, रोजगार तथा व्यापार में भयानक गिरावट। आप लोगों के दिमाग में ख्याल आता होगा कि यार भारत में इतनी गरीबी है, तो सरकार एक काम करे ना, खूब पैसा छाप दे, सब लोगों को बांट दे। ठीक है। अगर खूब पैसा छाप के वो बांट देगा ना तो महामंदी आ जाएगी। ठीक है। सब लोग राजा बन जाएंगे। वो जो चीज़ें आज 10 रुपए की बिक रही हैं ना, वो चीज़ें और महंगी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। वो कहेगा भैया मुझे चाहिए, वो कहेगा मुझे चाहिए, वो कहेगा मुझे चाहिए। वो बोलेगा भैया देख, ये 5 रुपए का सामान नहीं, मैं 10 का दूंगा, लेना हो तो ले। ऐसे होता है। बाजार को समझना पड़ता है, मार्केट को एनालिसिस करना होता है। ठीक है। तो महामंदी का ये हुआ। महामंदी का कारण क्या हुआ? अगर यदि महामंदी का कारण देखा जाए ना, तो पहला कारण है अधिक उत्पादन। ठीक है। महामंदी का पहला कारण ही अधिक उत्पादन है। ठीक है। महामंदी का पहला कारण है अधिक उत्पादन और दूसरा कारण है ऋण में कमी। ठीक है। पहला कारण महामंदी का क्या है? तो अधिक उत्पादन। किसी भी चीज का उत्पादन यदि अधिक होता है तो महामंदी आने लगी। अधिक उत्पादन, ऋण में कमी। ऋण पहले कौन देता था? अमेरिका कर्जदार था, कर्जदाता बन गया, है ना। कर्जा देता था खूब अमेरिका, लेकिन अब अमेरिका ने ऋण देना बंद कर दिया, है ना। भैया वो अपना देश संभाले, अब अपना देश संभाले ना, अपना संभालेगा तभी तो जाएगा। अमेरिका ने ऋण देना बंद कर दिया, किसी दूसरे देश को पैसा देना बंद कर दिया। विश्व युद्ध के बाद दे रहा था, विश्व युद्ध के दौरान, बाद में ही पैसा वैसा देना शुरू किया, फिर उत्पादन होने लगा, महामंदी आने लगी। ठीक है। तो अब भैया वो अपना देश संभाले ना, तो ये पैसा देना जब बंद कर दिया, तो जब ऋण देना बंद कर दिया, तो सभी देशों का विकास रुक गया। क्योंकि पैसा लेते थे, काम करते थे, फिर उसी पैसा से उसे पटा देते थे, उसे दे देते थे पैसा, लेकिन अब देशों का विकास ही रुक गया। ठीक है। अब जब देशों का विकास रुक गया तो इसका असर क्या पड़ा? इस महामंदी का असर ना पूरे विश्व को पड़ा। आप लोग इसे लिख सकते हैं, आप लोग लिख लो, इस महामंदी का असर पूरे विश्व को पड़ा। इस महामंदी का असर पूरे विश्व ने झेला। क्या झेला? तो यूरोप के बड़े बड़े बैंक धराशाही हो गए, यूरोप के बड़े बड़े बैंक नष्ट हो गए, मुद्रा की कीमत लगातार गिरने लगी। यही महामंदी के बाद जो मुद्रा थी ना, पैसा था ना, उसकी कीमत गिरने लगी। और जब मुद्रा की कीमत गिरी ना, पैसा की कोई वैल्यू ही नहीं, पैसे इधर पड़े रहते थे। ठीक है। खरीदार बिल्कुल खत्म हो गए। खरीदार जो चीज़ों को खरीदते थे ना, जो चीज़ों खरीदता था उसके पास खुद ही था, तो खरीदेगा काहे? तो खरीदार बिल्कुल खत्म हो गए। बताया जाता है कि इसी महामंदी में डाटा है 1933 के अंदर लगभग 4000
यूरोपीय जो बैंक थे, ठीक है, 4000 बैंक यूरोपीय बंद हो गए थे, 4000 बैंक बंद हुए थे। और इसमें बताया जाता है कि 1929 से ये महामंदी जब शुरू हुई, ठीक है, तो 1929 से 1932 के बीच लाखों कंपनियां जो थी, है ना, लाखों कंपनियां नष्ट हो गई। जो कंपनी आकर के अपना काम करती थी, पैसे कमाती थी, अपने देश पैसे ले जाती थी ना, लाखों कंपनियां इस तरह की नष्ट हो गई। ठीक है, देखते देखते लाखों कंपनियां यहाँ से खत्म हो गई, उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो सामान बना देती थी उसको कोई खरीदने वाला नहीं था। वो सामान घर में रखेंगे, सामान सड़ाएंगी क्या, खराब करेंगी क्या, अपना पैसा खराब करेंगे क्या? नहीं। अब देखो, हम तो देख लिए यूरोप का, लेकिन अब देखेंगे कि इसका भारत में कैसा असर पड़ा। ठीक है, इसी जो महामंदी आई, इस महामंदी का भारत पर कैसा असर पड़ा, है ना, महामंदी का भारत पर असर। तो महामंदी का असर पूरे विश्व में पड़ा, तो भैया भारत अलग था का, भारत में भी पड़ा। तो महामंदी का असर जो भारत में था, तो भारत में आयात निर्यात पूरी तरह से आधा हो गया। महामंदी के दौरान भारत में आयात निर्यात पूरी तरह से आधा हो गया। ठीक है, आयात निर्यात जब आधा हुआ तो लोगों को बहुत समस्याएं होने लगी, और ये वही समय था, है ना, लोगों को बहुत समस्याएं। 1933 समझ लो, इस समय अंग्रेज भारत पर थे, लोगों को बहुत समस्याएं होने लगी। ठीक है, सामान मिल नहीं पाता था, रोजगार मिलता नहीं था, खाने को मिला नहीं। ठीक है, फिर भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया इसी समय, महामंदी के दौरान ही। ठीक है, क्या किया? तो भारतीयों ने, ब्रिटिश सरकार क्या थी, अत्याचार भी कर रही थी लोगों पर, तो भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। यहीं पे बैठे थे हमारे गांधी जी। ठीक है, तो यहीं जब विरोध शुरू हुआ ना, तब गांधी जी ने, गला दर्द करने लगा, पानी पी लूं मैं। गांधी जी ने यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, है ना। एक सेकेंड, बोलते बोलते पूरे गले की वाट लग गई। गांधी जी ने यहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, है ना। यहीं पर देखा कि जब भैया लोग बढ़ रहे हैं, लोग शामिल हो जाएंगे मेरे उसमें, तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन तुरंत शुरू कर दिया। ठीक है, ये था प्रथम विश्व युद्ध की बात। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के, समझो बाबू, अब बोल नहीं पाऊंगा मैं, अब आवाज नहीं निकल रही भाई, मैं हार मान रहा हूं। एक सेकेंड ना, मैं इसको बताना चाहता हूं, बता दूं, कम बैक। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत, सच में गर्मी बिल्कुल हैरान करके रखा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 2 दशक बाद, 2 दशक कितना होता है, तो 1 दशक में 10 साल होते हैं, 2 दशक यानी कि 20 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। ओ मामा, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, समझ रहे हो। प्रथम विश्व युद्ध के 2 दशक बाद ही, 20 साल बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, दूसरी लड़ाई शुरू हो गई। पहली लड़ाई खत्म हो रही थी, खत्म हो गई थी, अमेरिका कर्जदाता बन गया था, लेकिन अब फिर इनको चुल्ल चढ़ गई, फिर उन्होंने 2 संघों ने मिलकर के द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कर दिया। सोच लो यार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लाखों लोग मरे थे, असंख्य लोग घायल हुए थे, है ना। वो दर्द, वो उस समय का जो समय था ना, देखने लायक था। वो था प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आज अगर उसके बारे में सोच भी लिया जाता है ना, तो हमारी रूह कांप जाती है। लेकिन उससे भी खतरनाक हुआ ये द्वितीय विश्व युद्ध, समझ रहे हो, उससे भी खतरनाक हुआ ये द्वितीय विश्व युद्ध। तो अब अपन लोग ये क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं।
ठीक है, ऐसा ना हो कभी कि मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरी आवाज़ ही चली जाए और मैं कभी जीवन में बोल ना पाऊँ, है ना, ऐसा होगा नहीं, तुम लोगों को पढ़ा ना पाऊँ। तो एक हमारा और चैनल है, उस चैनल पर तुम लोग जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को देखना, बायोमन मोटिवेशन। ठीक है, तो अब हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और मुझे ये यकीन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में चैप्टर खत्म हो जाएगा, उधर ही ये चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।